परीक्षा एक ऐसा शब्द जिसका नाम आते ही ढेर सारे सवाल हमारे सामने आ जाते हैं। थोड़ा सा डर और उस डर को पार करके बहुत सारे सपनों का उनको सच कर दिखाने का जज्बा भी। किताबों का बोझ बढ़ने के साथ साथ मन में उलझनें बढ़ने लगती हैं। ऐसे में आवश्यकता होती है सही मार्गदर्शन की, सकारात्मक सोच की और आत्मविश्वास की। परीक्षा पे चर्चा वही कार्यक्रम है जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के करोड़ों विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से सीधा संवाद करते हैं। जहां तनाव नहीं, समाधान है। जहां डर नहीं, विश्वास है। और जहां हर सवाल का जवाब एक नई उम्मीद, एक नई प्रेरणा लेकर आता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का ये 9वां संस्करण है। और इसके पहले भाग में भी हमने देखा था प्रधानमंत्री ने छात्र छात्राओं को हर परिस्थिति में अपने पर भरोसा रखने की एक महत्वपूर्ण सीख यहाँ दी थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद परीक्षा पे चर्चा 2026 के 9वें संस्करण के दूसरे भाग में देश के विद्यार्थियों से परस्पर संवाद करेंगे। आपको बता दें, ये कार्यक्रम सुबह 10 बजे विभिन्न मंचों से प्रसारित किया जाएगा। और कुछ ही दिनों में होने जा रही जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उनको देखते हुए विद्यार्थियों से संवाद का मुख्य केंद्र परीक्षा का दबाव, तैयारियों की रणनीति, समय प्रबंधन और आत्मविश्वास के प्रति सकारात्मक सोच में इस मदद करना होगा। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस भाग में तमिलनाडु में कोयम्बटूर, छत्तीसगढ़ में रायपुर, गुजरात में देवमोगरा और असम में गुवाहाटी से परीक्षा योद्धाओं से वो संवाद करेंगे। परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण के दूसरे भाग का प्रसारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के YouTube चैनल, दूरदर्शन और शिक्षा मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। इस कार्यक्रम का प्रसारण वेव्स OTT के साथ साथ कई अन्य OTT प्लेटफॉर्म पर भी किया जाएगा। कार्यक्रम का जो पहला भाग है 6 फरवरी को प्रसारित किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा से जुड़े प्रश्नों के उत्तर दिए थे और प्रतिभागियों के साथ परस्पर संवाद किया था। परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण पहल है जिसकी अवधारणा विद्यार्थियों के परीक्षा अनुभव को आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और संपूर्ण सुख में परिवर्तित करना और परीक्षा को एक उत्सव के रूप में मनाना है। तो आज इस 9वें संस्करण का जो दूसरा भाग है वो अब से कुछ देर बाद हम देखेंगे। किस तरीके से इसके साथ साथ अगर देखा जाए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जो जहां प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे तमाम विद्यार्थियों, छात्र छात्राओं के साथ, और कैसे इसके ज़रिए एक बड़ा बदलाव, एक स्टूडेंट मूवमेंट की बात कही जा रही है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर कैसे बड़ा बदलाव सामने आया है और कितना महत्वपूर्ण है आज के समय में इस तरीके से एक सार्थक चर्चा उन छात्रों के साथ, परीक्षार्थियों के साथ जो कि कहीं ना कहीं एक बड़ा दबाव महसूस करते हैं और उस दबाव को आत्मविश्वास में बदलना ये प्रधानमंत्री मोदी से बेहतर शायद कोई नहीं जानता। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे हम करा दें। हमारे साथ प्रोफेसर दिनेश प्रसाद जी जुड़े हैं। दिनेश प्रसाद सकलानी जी, आप निदेशक हैं NCERT के, बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ ही हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं सोमेश पटेल बस्तर से और अक्षयनाथ चेन्नई से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले यहाँ पर सकलानी जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की जब हम बात करते हैं तो अब तो इसका नाम सुनते ही हम कह सकते हैं एक नया आत्मविश्वास जो है वो विद्यार्थियों में झलकने लगता है। 9वां संस्करण है इसका, आज दूसरा भाग है। किस तरीके से आप देखते हैं इसको? या आपने सही कहा कि नया आत्मविश्वास झलकने लगता है और ये अब चिरपरिचित कार्यक्रम हो चुका है, बल्कि इसकी प्रतीक्षा आप सबको रहती है जी। केवल बच्चों को ही नहीं रहती है, बच्चों के पेरेंट्स को रहती है, टीचर शिक्षकों को रहती है, हम सभी को रहती है जितने शिक्षाविद हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम मन से जुड़ जाता है हम्म। और ये कार्यक्रम मन को छूता है। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से बच्चों को उनकी परीक्षा की घड़ी के समय याद करते हैं और उनके बीच में जाते हैं जी। और उनको वो सारी मुश्किलों के बहुत आसान हल बताते हैं जो कि अमूमन हम लोगों के पास नहीं होते हैं। जी। तो इसलिए ये आत्मविश्वास जगाता है और ये जितनी भी बच्चे के अंदर क्षमता है उस क्षमता को पूरी तरह से परीक्षा के समय निखार करके ले आता है। जी। तो इसलिए इस कार्यक्रम की प्रतीक्षा करना और इसकी प्रतीक्षा रहना लाजमी है, जी। क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और लोकप्रिय है और माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरे जीवन का जो अनुभव है वो जीवन का अनुभव बच्चों को बहुत आसान शब्दों में उनके प्रश्नों के जवाब के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी देते हैं।
जी, बिल्कुल। और जब हम देखते हैं तो उन छात्राओं का जो अनुभव है, वो अपने आप में सब कुछ बयाँ करता है, जिनका कहना ये होता है कि हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि प्रधानमंत्री हमारे सामने होंगे और इस तरीके से संवाद होगा। हमारे जो संवाददाता हैं, वो भी 2 अलग-अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षरांत, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप कहाँ पर मौजूद हैं और किस तरीके से वहाँ जो बच्चे हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब जो दूसरा भाग है इस महत्वपूर्ण पहल का, वो अब से कुछ देर बाद शुरू होगा? हम अभी केंद्रीय विद्यालय आईआईटी चेन्नई कैंपस में हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कई सारे बच्चों यहाँ पे असेंबल हो गए हैं उनके ऑडिटोरियम में परीक्षा पे चर्चा सुनने के लिए। और पिछले बार भी जब परीक्षा पे चर्चा हुआ था, ऐसे ही एक असेंबली यहाँ पे हुआ था और बच्चों ने बोला कि ये बहुत ही इंस्पायरिंग है। और जब एग्जाम्स के टाइम है, वहाँ पे ये स्ट्रेस लेवल्स जो होते हैं वो बहुत ही अधिक होते हैं, तो ये कम करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स। वी आर सीइंग दैट परीक्षा पे चर्चा इज हैपनिंग। हाउ डू यू फील अबाउट इट? I feel really positive and very good towards it. It's a really good show. ये बहुत अच्छा जो कार्यक्रम है मोदी जी द्वारा जो आयोजित किया जा रहा है। ये मोदी जी बहुत सारे छात्राओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। पिछले साल भी जब मैं 10th देने जा रहा था, तो उससे पहले भी मैंने परीक्षा पे चर्चा देखा, जो मेरे लिए बहुत मददगार रहा। और ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है मोदी जी द्वारा। और जब आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो भाषण सुनते हो, उसमें से आपको किस बात बहुत ही पसंदीदा हुआ है? जैसे लास्ट ईयर मोदी जी हर टाइम ये कहते हैं कि मुझे हर बार ये कहते हैं कि मैं भी 5 साल में एक परीक्षा देता हूँ, तो वो डरते नहीं हैं और वो नर्वस नहीं होते हैं और वो बहुत ही अच्छे से अपना परीक्षा देते हैं। वैसे ही मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और वो मुझे मोटिवेट करते हैं बहुत ज़्यादा। और You know, how inspiring has it been to listen to the Prime Minister himself come and motivate you? It felt really great to have the Prime Minister motivate all of us. He gave such encouraging words, such wise words which are very necessary for this generation of students to look up to. He is a great role model and he gave many tips regarding exams, to not be scared, to attempt it with confidence. And I feel like fear is the main thing which makes many of us fail in our exams, do our exams bad. So he helped us all get rid of that fear and do well with confidence. And you know, are you feeling less stressed now with PM telling you so many tips? Yes, I feel very less stressed because every year when this program happens, I find myself very grateful to be able to listen to the program and get tips from it. I usually get very stressed before my exams. I sometimes hear little snippets from the program before going to my exam. It really helps me calm myself down. तो हम सुन रहे हैं कि बच्चों को जी, ये जो प्राइम मिनिस्टर का जो चर्चा होता है उसमें से बहुत ही मददपूर्वक है और पीपल आर फीलिंग लेस स्ट्रेस्ड हर एक बार वो सुनते हैं इसके बारे में। तो वी आर सीइंग दैट इन चेन्नई अ वेरी पॉजिटिव रिव्यू फॉर परीक्षा पे चर्चा यहाँ से आ रही है आपको। मुकुल, बिल्कुल, ना सिर्फ सकारात्मक बल्कि किस तरीके से जो तनाव है, एक तरीके से तनाव मुक्त ये जो छात्र हैं एकदम से हो जाते हैं। और ख़ासतौर से सोमेश, आपसे भी जानना चाहेंगे, ख़ासतौर से बस्तर क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ पर एक अलग तरह का दबाव हम हमेशा देखते आए हैं, लेकिन जो वहाँ पे छात्र हैं, कैसे एक बड़ा बदलाव उन्होंने देखा है परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत, किस तरह का अनुभव उनका रहा है? अगर वहाँ भी जो छात्र हैं, आपके साथ विद्यार्थी मौजूद हैं, अगर वो बता सकें। जी मुकुल, जरूर मैं बताना चाहूंगा। मैं इस वक्त बस्तर में हूं और स्वामी विवेकानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल पर हूं और जहां पर प्रधानमंत्री जी की परीक्षा पे चर्चा के लिए यहां के जो छात्र हैं बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और जो बस्तर के बारे में आप भी जानते हैं कि बस्तर का जो क्षेत्र सदियों से जो नक्सल प्रभावित हुआ करता था, बस्तर का क्षेत्र जो पिछले 4 दशक से नक्सल समस्या से जूझ रहा था, लेकिन इस इलाके में अब हालात बिल्कुल तरह से बदल गए हैं। और यहाँ पे जो छात्र हैं प्रधानमंत्री जी की परीक्षा पे चर्चा सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप प्रधानमंत्री जी की चर्चा सुनने के लिए यहाँ पर बैठे, क्या कहेंगे आप प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहूंगी कि हम इस संस्करण का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी हमें टिप्स देते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। हमारे ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। पहले क्या क्या दिक्कत होती थी आप लोगों को?
पहले हमें एग्जाम के दौरान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होता था, प्रेशर रहता था, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने हमें बहुत सारे टिप्स दिए तो हमें अब वैसा नहीं फील होता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लवली तिवारी है। किस तरह से बेसब्री से आप इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी की परीक्षा पे चर्चा सुनने के लिए, बताइए। हम परीक्षा पे चर्चा बहुत बेसब्री से, हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि हमें कब मौका मिलेगा इस कैमरे में आने का, हम कब बात कर सकते हैं। क्या क्या दिक्कत होती थी पहले एग्जाम के समय आप लोगों, और दिक्कत किस तरह से समझते पहले हमें बहुत ज्यादा तनाव रहता था, बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता था, पर जब से ये परीक्षा पे चर्चा वाली कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, हमें इससे इतना ज्यादा मतलब टिप्स हमें बहुत सारे मिले, हमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे कि अब तनाव बिल्कुल नहीं रहता है। देखिए मुकुल, ये जो छात्र हैं, बस्तर के छात्र हैं, जो बता रहे हैं कि किस तरह से इन्हें दिक्कत पहले रहती थी, लेकिन वो दिक्कत किस तरह से समाधान हुआ है परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम देखने के बाद। कुछ और छात्र हैं मुकुल, उनसे भी आपसे बात कराऊंगा। उनसे भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुषा यादव है। क्या दिक्कत थी आप लोगों को पहले एग्जाम के समय, क्या क्या दिक्कत होती थी? पहले तो स्ट्रेस रहता था और कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता था, तो एग्ज़ाम लिखने में बहुत दिक्कत होता था और मार्क्स भी कम आ रहे थे। तो जैसे हमने पीएम मोदी जी का मतलब ये परीक्षा पे चर्चा वाला सुना, तो हमने देखा तो उनकी बातें हमें बहुत मोटिवेशन देती हैं ऐसे। तो देखिए मुकुल, ये बस्तर के छात्र हैं, ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये इन्हें मोटिवेशन मिलता है। माने प्रधानमंत्री जब परीक्षा पे चर्चा करते हैं तो ये इनको मोटिवेशन मिलता है, उनसे कई चीजें सीखने को मिलती हैं, तनाव मुक्त होता है। तो ये बस्तर का क्षेत्र जो शुरू से पिछले 4 दशक से नक्सल समस्या था इस इलाके में, लेकिन वो नक्सल समस्या तो समाप्त हो गई है, लेकिन बच्चे परीक्षा पे चर्चा सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और इंग्लिश मीडियम स्कूल पे यहाँ पर बैठे हैं बच्चे, साफ तौर पे कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी जो परीक्षा पे चर्चा करते हैं, जो टिप्स देते हैं, बेसब्री से हम उनका इंतजार करते हैं। और लंबे समय से जो एग्जाम है, एग्जाम को लेकर जो उनको दिक्कत होती थी, तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना इनका खत्म हुआ है। जी मुकुल। बिल्कुल सोमेश, और ये जो इंतज़ार है सभी को है, और ख़ासतौर से कुछ देर बाद हम देखेंगे जो दूसरा भाग है उसका जो प्रसारित किया जाएगा। लेकिन फिलहाल हमारी चर्चा भी यहाँ जारी है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देखो। अरे इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट? स्टेबल मनी पे घर बैठे एफडी कराएं और पाएं 1% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, इंडिया का एफडी बुकिंग ऐप, डाउनलोड नाउ। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे इस विशेष पेशकश में, जहां लगातार हम बात कर रहे हैं किस तरीके से परीक्षा पे चर्चा जो एक कार्यक्रम है, इसका 9वां संस्करण का दूसरा भाग काफ़ी ये महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ साथ
किस तरीके से इसका असर नज़र आया है। और प्रोफेसर दिनेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एनसीईआरटी के निदेशक। दिनेश जी, आपने भी सुना होगा जो छात्र छात्र हमारे साथ जुड़े थे अलग अलग जगहों से, कहीं उन्होंने खुद अपना अनुभव बताया कि किस तरीके से तनाव मुक्त वो महसूस करते हैं और उन्हें इंतज़ार रहता है कि आखिर कब जो संस्करण है वो नया आएगा, क्या कुछ उन्हें नया सीखने को मिलेगा। और एक बड़ी सीख जिसके ज़रिए ना सिर्फ एक नई उम्मीद बल्कि हम कह सकते हैं एक नई प्रेरणा इन तमाम विद्यार्थियों को मिलती है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं और ये हम सब महसूस करते हैं इस बात को कि ये बहुत बड़ी बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी केवल देश के प्रधानमंत्री ही नहीं है, बल्कि वो सबके गार्जियन भी हैं, इस भाव से जो हमारी भारतीय परंपरा है, बड़े परिवार के बड़े छोटों का ख्याल रखते हैं जी। और छोटे बड़ों के प्रति फिर सहज भाव से उनका आदर करते हैं। तो ये भारतीय परंपरा हमारे समाज की सनातन परंपरा है। उसी परंपरा के दृष्टिकोण से माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम को बच्चों के साथ साझा करते हैं। आज तक इससे पहले किसी ने ये बात नहीं सोची। देखिए, अगर हमें देश का भविष्य सुरक्षित करना है और देश को आगे बढ़ाना है और विकसित राष्ट्र की जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 2047 जब हमें 100 साल पूरे करेंगे आजादी के, तो उस समय हमारा देश विकसित होना चाहिए, तो किसकी बदौलत होगा? अगर उसके लिए हम अभी से काम नहीं करेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो दृष्टिकोण है, जो उनकी दूरदर्शिता है, वो इस बात में झलकती है कि देखिए उन्होंने 2018 से बच्चों से इस प्रकार से जुड़ना शुरू किया। मन की बात से तो जुड़ते ही हैं, सबके साथ प्रेरणा देते हैं, मगर बच्चों के साथ जुड़ करके बच्चों को सामर्थ्यवान बनाना, उनकी जो भी क्षमता है उस क्षमता को सकारात्मक दिशा में ले जाते हुए, और हमेशा कहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हैं। जी, प्रतिभाशाली होना और प्रतिभा का प्रदर्शन करना, इन दोनों में कहीं ना कहीं अंतर रह जाता है। जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, जो परिवार की परिस्थितियां हैं, जो भी बच्चों की उम्र होती है, उनकी जो मनोदशा होती है, उस सबको उन्होंने देखा कि कैसे ठीक किया जा सकता है। आप बच्चों के साथ जुड़ करके आप खुद देख रहे हैं कि बच्चे किस प्रकार से, मतलब पहले तो शायद बहुत सारे बच्चों को इस उम्र में प्रधानमंत्रियों का पता भी नहीं रहता था कौन प्रधानमंत्री है। आज बच्चा उनका नाम जानता है और बच्चा प्रतीक्षा करता है। तो वो किस प्यार से और किस दुलार से, किस सहज भाव से बच्चों की समस्याओं को अपने अनुभव के माध्यम से उनको बताते हैं, और बच्चे किस प्रकार से बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ता है, इसमें हमारे आपकी बोलने की बात ही नहीं, बच्चे खुद कह रहे हैं इस बात को जी, खुद बच्चे महसूस कर रहे हैं और उसका परिणाम सामने आ रहा है। तो यही बच्चे 2047 में, उस समय ये कोई 40 साल का होगा, कोई 45 साल का होगा, कोई 50 का होगा, ये पूरी की पूरी जो पीढ़ी है उस समय देश को कितना सशक्त बनाएगी, किस प्रकार से प्रेरित होकर के ये पढ़ाई कर रहे हैं, और फिर आगे इनको जीवन भर सदैव याद रहेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी इनके साथ जुड़े थे इनकी परीक्षा की घड़ी के समय में। तो जब देश की परीक्षा की घड़ी आएगी तो ये सब देश के साथ खड़े रहेंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है और इसी से हम विकसित राष्ट्र बनेंगे और हमारी युवा पीढ़ी जो दिग्भ्रमित होने से बचेगी, तो इस प्रकार के प्रयासों से निश्चित रूप से बच रही है और उनकी क्षमता का संवर्धन भी हो रहा है। वो सकारात्मक नागरिक बन रहे हैं, देशभक्त बन रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि कोई भी दायित्व कितना भी बड़ा हो जाए, अगर जब तक हर कोई उस दायित्व से नहीं जुड़ पाता है तब तक उस दायित्व का रेलिवेंस नहीं होता। तो माननीय प्रधानमंत्री यही दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री हैं मगर किसके लिए हैं? सबके लिए जी, और बच्चों के लिए। उनके पेरेंट्स भी अगर कभी अपनी महत्वाकांक्षा के कारण बच्चों पर थोड़ा सा बोझ अपनी महत्वाकांक्षाओं का लादते हैं जी, मगर उसके साथ साथ कितने बढ़िया ढंग से प्रधानमंत्री जी बच्चों को ये भी समझाते हैं कि जब वो किसी मेडल को जीतते हैं या उनका परिणाम अच्छा रहता है तो वो पेरेंट्स पूरे मोहल्ले में जाकर के खुशी मनाते हैं, मिठाई बांटते हैं कि देखो मेरे बच्चे ने ये कर दिया जी। तो देखिए बच्चे पे दबाव भी नहीं पड़ रहा है, बच्चा इस बात को महसूस भी कर रहा है कि उनका सफल होना केवल उनके लिए नहीं, उनके माँ बाप के लिए और पूरे समाज के लिए, देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है जी। ये संदेश कितने बारीकी से, कितने प्यार से प्रधानमंत्री जी देते हैं, बच्चे उस संदेश को ग्रहण करते हैं। बिल्कुल, और जरूरत यही कि इस तरह का कहेंगे, उसी को सख्ताई से अगर बच्चे से कहते हैं कि अच्छा रिजल्ट लाना चाहिए तो बच्चा डर जाता है। आवश्यकता यही दिनेश जी कि इस तरह का दबाव और तनाव ना रहे, बच्चे बिल्कुल तनाव में ना रहे। और खासतौर से सोमेश अगर देखा जाए, जिस तरीके से भी प्रोफेसर दिनेश ने जिस बात का जिक्र किया कि अभिभावकों की जो कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षाएं होती हैं उसका दबाव या जिस तरह की परिस्थिति हर किसी के सामने है वो दबाव, और उसी वजह से
कहीं ना कहीं असर जो है परिणाम पर पड़ता नजर आता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो सीधा तौर पर यही कहते हैं बच्चों से कि अपने आप पे भरोसा रखिए, मेहनत कीजिए, परिणाम की चिंता आप मत कीजिए, लेकिन आपकी जो मेहनत है उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सबकी सलाह लीजिए, लेकिन आपको जो ठीक लगता है, जो बेहतर है, उस पर ध्यान आपको देना होगा। कि जो बच्चे एग्जाम देने जाते थे तो एग्जाम के समय उन्हें काफी दिक्कत रहती थी, तनाव रहता था कि हमारा एग्जाम किस तरह से हम एग्जाम दे पाएंगे और अच्छे नंबर आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। माता पिता का सबसे बड़ा तनाव रहता था। जो 10th 12th के जो एग्जाम होते थे, सीबीएसई एग्जाम होते थे, तो बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत उसी समय होता था। लेकिन जिस समय से प्रधानमंत्री जी की परीक्षा पे चर्चा की शुरुआत हुई है और 9वें संस्करण, आज जिस तरह से मैं बस्तर में हूं और जिस तरह से जो बस्तर दूरस्थ इलाका हुआ करता था एक समय पे, लेकिन आज जो परीक्षा पे चर्चा सुनने के लिए यहाँ पर जो बच्चे हैं, यहाँ पर स्कूल में काफी देर यहाँ पर हैं और इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री जी को सुनने के। लगातार इन्होंने इससे पहले भी प्रधानमंत्री जी की परीक्षा पे चर्चा को सुना और जिस तरह से इन्होंने बच्चे कह रहे थे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो टिप्स दिया, इन्हें बताया जिस तरह से तनाव मुक्त रहे, अच्छे से आप एग्जाम लिखो, तो कहीं ना कहीं एक सराहनीय भी। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है भारत को, तो उसी तरह से ये बच्चे भी सबसे महत्वपूर्ण है। आज जिस तरह से बच्चे बता रहे थे कि हमें जो दिक्कत होती थी पहले एग्जाम देने के समय, वो प्रधानमंत्री जी जिस तरह से वो टिप्स दे रहे हैं और वो दिक्कतें उनकी खत्म हुई है। क्योंकि आज जिस तरह से बच्चे जो एग्जाम देने जाते थे, एग्जाम के समय उन्हें दिक्कत होती थी और ठीक से एग्जाम नहीं दे पाते थे, कहीं कोई नकारात्मक कदम भी उठा लेते थे बच्चे एग्जाम के समय। लेकिन आज वो समस्या खत्म हो चुकी है, क्योंकि इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है, सबसे महत्वपूर्ण वजह है प्रधानमंत्री जी की जिस तरह से परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं, बच्चों को टिप्स दे रहे हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों को बता रहे हैं कि एग्जाम किस तरह से देना है, किस तरह से लिखना है और किस तरह से आपको तनाव नहीं लेना है, टेंशन मुक्त होना है। तो आज जिस तरह से आपने देखा होगा कि बस्तर के जो इससे पहले जो बच्चे थे इंग्लिश मीडियम में, जिन बच्चों से मैं बात कर रहा था, वो सीधा तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो परीक्षा पे चर्चा करते हैं उनको सुनने के लिए हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इससे पहले जो परीक्षा पे चर्चा इन्होंने सुना भी और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टिप्स भी दिया, तो वो इनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। वो बारीकी चीजों को इन्होंने समझा है कि एग्जाम हमें किस तरह से देना है, किस तरह से तनाव मुक्त होना है। और जो दिक्कतें थी, वो पहले दिक्कतें थी एग्जाम के समय, माता पिता का एक प्रेशर हुआ करता था एग्जाम के समय, जो दिक्कतें थी वो दिक्कतें भी इनके सामने खत्म हुई है। बिल्कुल, तमाम जो परेशानियां होती थी, चुनौतियां जिनको कहा जाए, वो काफ़ी हद तक खत्म हुई है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा जो एक सकारात्मक सोच और एक सही दिशा में हम लगातार आगे बढ़ते रहें। प्रोफेसर दिनेश, अगर देखा जाए तो हर कोई इस दौर से गुजरा है, फिर चाहे मैं अपनी ही अगर क्यों ना बात करूं, क्योंकि जब परीक्षाओं का समय रहता था तो कहीं ना कहीं एक तनाव की स्थिति आ जाती है, एक दबाव की जो स्थिति है वो हम महसूस करते हैं, उसका अनुभव करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ उन तमाम छात्रों को, उन विद्यार्थियों को वो एक सही दिशा देना कि ना सिर्फ आपको पढ़ाई जो है वो पूरी मेहनत से करनी है, लेकिन इसके साथ आपकी जो विशेषता है उसको आपको बरकरार रखना होगा और वही आपको और आगे लेकर जाएगी। इस और भी प्रधानमंत्री लगातार जो छात्राएं हैं उनको बड़ी सीख देते हैं। जी, आपने सही कहा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बच्चे, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि परीक्षा एक काम, एक बात है, मगर सब कुछ नहीं है। जीवन में परीक्षाएं आती रहेंगी, मगर आपको उसके हिसाब से अपने को स्वस्थ रखना है, अपने को एक अनुशासित भी रखना है, अपने को क्षमतावान भी बनाना है। और वो ये भी कहते हैं कि आप कोई ना कोई हॉबी जरूर रखें, सपने जरूर देखें। जी, उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि सपना न देखना अपराध है, मगर सपना देख करके सपने गुनगुनाते रहना भी ठीक नहीं है। जी, उसके लिए आप काम करेंगे और काम करेंगे तो सपने आपके पूरे होंगे। और वो अपना पक्ष सामने रखते हैं, अपने जब प्रधानमंत्री जी उनके सामने रहते हैं तो प्रधानमंत्री जी बताते हैं कि वो भी विद्यार्थी थे, हम सब विद्यार्थी थे और हमको इतना सौभाग्य नहीं मिला था जी इस रूप में देश के इतने शीर्ष पद पर बैठे हुए व्यक्ति जो कि एक जमीनी उससे उठे। कोई ऐसा नहीं है कि वो किसी ऐसे परिवार में पैदा हुए कि उनको विरासत में कुछ मिला हो। जी, उन्होंने विरासत बना दी है देश के लिए, अपने संघर्षों से, अपने अनुभवों से, अपने मेहनत से, और कभी न झुकने और न टूटने की जो संकल्प उनका रहता है, उस संकल्प से ऐसा चरित्र निर्माण होता है। तो वो बच्चों को, आज के बच्चों को ये सौभाग्य प्राप्त है। और जिस प्रकार से आजकल तमाम प्रकार के प्रभाव बच्चों को गलत दिशा में ले जाते हैं, उससे बचाने के लिए ये सील के रूप में कवर का काम करता है ये माननीय प्रधानमंत्री का कार्यक्रम। वो ऐसी दिशा दे देते हैं, चाहे डिजिटल माध्यम है,
चाहे वो देखते हैं सोशल मीडिया है, और बड़ी आसानी से बात बात में वो इस बात के लिए भी सजग करते हैं बच्चों को कि देखिए गलत रास्ते पे नहीं जाना है, और किसी भी बात का आप प्रयोग करिए जीवन में, परंतु संतुलन बहुत जरूरी है जी। वो संतुलन वो कहते हैं कि आप ऑनलाइन हमेशा मत रहिए, इनलाइन भी होके देखिए जी। और इनलाइन होकर के आप अपनी आत्मानुभूति जो है, आपको अनुभूति होगी कि आपके अंदर क्या शक्ति छुपी हुई है, और उस शक्ति को आप लाइए। पढ़ना लिखना एक चीज है, मगर जीवन में बहुत सारे काम है जो आपकी हॉबी के रूप में भी आप कर सकते हैं। आप चित्र बना सकते हैं, आप गाना गा सकते हैं, आप नृत्य कर सकते हैं, आप लेखक बन सकते हैं। ये तमाम बातें माननीय प्रधानमंत्री जी बड़ी आसानी से बच्चों के सामने रखते हैं, उदाहरण दे करके रखते हैं। और बच्चे जब पूछते हैं बच्चों के प्रश्न बड़े, उस समय कितने स्वाभाविक प्रश्न बच्चे पूछते हैं। देखिए उस स्थिति में हर कोई उसी प्रकार के प्रश्न पूछता है जी, मगर उनको ये अपेक्षा नहीं होती कि इतना अच्छा उत्तर मिल जाएगा जी। और दिनेश जी, क्या इस पूरे कार्यक्रम को जब हम देखते हैं तो क्या इस कार्यक्रम से जुड़ाव की एक बड़ी वजह यही है क्योंकि जो छात्राओं के सवाल रहते हैं, तमाम विद्यार्थियों के जो सवाल रहते हैं, कहीं ना कहीं वो सवाल हर छात्र के जहन में है और उनको लगता है शायद उन्हीं का जो सवाल है, उन्हीं की जो बात है वो प्रधानमंत्री के सामने रखी जा रही है। अब देखिए ना, बच्चों के वो प्रश्न तो शाश्वत हैं जी। क्या लगता है आपको, क्या बच्चे इन प्रश्नों को अपने शिक्षकों से नहीं पूछते होंगे जी, या अपने बड़ों से नहीं पूछते होंगे, अपने घर में नहीं, सब जगह पूछते होंगे बच्चे, मगर उनको उस प्रकार का उत्तर नहीं मिल पाता है जी। इस प्रकार का उत्तर की माननीय प्रधानमंत्री जी के बीच में जाकर के मिलता है, और जिस भाव से मिलता है जी, इतना समय निकाल कर बच्चों को ये भी लगता है कि देश के प्रधानमंत्री इतना समय निकाल करके, और हर प्रश्न का ऐसा उनके पास उत्तर रहता है कि हम भी सोचते हैं कि देखिए ये उत्तर कहां से आता है। ये उत्तर दो तरह से आता है, एक तो जीवन का जो अनुभव है, और दूसरा उस अनुभव को प्यार में परिवर्तित करते हुए जी, अपनापन दिखाते हुए अपने बच्चों के और अपने देश के लिए कुछ करने की जो बात है, वो उस उत्तर को और भी अच्छा बना देती है, और भी हृदयग्राही बना देती है, हृदय स्पर्शी बना देती है। और उसमें बच्चे फिर आप दवाई देते, कड़वी दवाई बच्चे बड़े बेमन से लेता है जी, और दवाई असर करती है, मगर प्रधानमंत्री जी उसी कड़वी दवाई को बड़े मीठे ढंग से उनको बच्चों को देते हैं, बड़े प्यार से देते हैं, सरलता और सहजता के साथ हम कह सकते हैं, सहजता के साथ देते हैं। तो ये सब चीजें उनके उत्तरों की जो विशिष्टता है, जो गहराई है, उसमें जीवन का भी एक दर्शन छुपा रहता है। जो हमारा परिवेश है, हमारी सभ्यता का परिवेश है, हमारा सनातन का है, भारतीयता का है, वो प्रधानमंत्री जी ने जिया है जी, और बचपन से जिया है, इसलिए वो उनके चरित्र में सन्निहित है। और वो जब सामने इस चीज को लाते हैं तो जो कुछ भी कहते हैं, जो कुछ भी बताते हैं, वो हृदयग्राही हो जाता है, और बच्चों को उसमें अपनी समस्याओं का बहुत आसानी से समाधान मिलता है। इसलिए बच्चे प्रेरित भी होते हैं, और इसलिए बच्चे सफलता के चरम पर पहुंच जाते काफी प्रेरित बच्चे इससे होते हैं, और उसी वजह से लगातार उनको इसकी प्रतीक्षा भी रहती है कि आखिर कब वो दिन आएगा, कब कैसे वो जो नए संस्करण में तमाम बड़ी बातें हैं, खास बातें हैं जो सीख देते हैं प्रधानमंत्री, उसको ना सिर्फ सुनेंगे समझेंगे बल्कि उसको अपनाते हुए नजर आते हैं। और यही वजह है कि एक बड़ा बदलाव लगातार जो हम कह सकते हैं छात्राओं का जीवन है उसमें नजर आता है। विद्यार्थी जीवन में हर किसी के सामने हम देखते हैं जो परीक्षा का जब पड़ाव आता है, इस दौर से वो गुजरते हैं, और ऐसे में आवश्यकता यही रहती है कि एक सही मार्गदर्शन हमें मिल सके, तो हम ना सिर्फ उस दबाव को पीछे हटाएं, उस तनाव से बाहर निकलें, बल्कि जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य की तरफ और गति के साथ आगे बढ़ सकें, या हम कह सकते हैं और ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ सकें। और यही सीख, यही इस लक्ष्य की तरफ लगातार हम देखते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम छात्राओं को बढ़ाते हुए नजर आते हैं, और इस कार्यक्रम में भी हम यही देखेंगे। मेरे प्यारे साथियों, परीक्षा पे चर्चा के इस महत्वपूर्ण एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार परीक्षा पे चर्चा कुछ अलग है, कुछ खास है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये सजेशन भेजा था कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी परीक्षा पे चर्चा होनी चाहिए। तो इस बार मैंने देश के अलग अलग हिस्सों में भी स्टूडेंट के साथ बैठ करके परीक्षा पे चर्चा की।
इस स्पेशल एपिसोड में आप यही देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं तमिलनाडु के कोयम्बटूर। तमिलनाडु के स्टूडेंट्स की एनर्जी, उनकी क्यूरियोसिटी ने मुझे बहुत प्रभावित किया। आइए देखते हैं। बड़ा कम तो आप लोगों को कुछ खाने पीने को मिला कि नहीं? क्या मिला? नहीं, हमें घर से लेके आए थे। I couldn't believe my eyes when I saw him. First, I had expected like a dynamic, dramatic entry because he is the Prime Minister after all. But it was very simple, humble and down to earth. वो जब अंदर आए बस like goosebumps आने लग गए. It was really great. ऐसा है कि मैं कई वर्षों से 10th और 12th के जो बच्चे हैं उनसे बातचीत करता रहता हूँ, परीक्षा पे चर्चा। और मैं बातचीत करता हूँ कुछ सीखने के लिए। मेरे लिए बहुत बड़ा ये सीखने का कार्यक्रम होता है, ये सिखाने का कार्यक्रम नहीं। तो मैं आज तमिलनाडु के नौजवानों को इसलिए मिल रहा हूँ कि मुझे कुछ सीखना है। तो आप में से अगर कोई कुछ बातें करना चाहते हो, अपनी बात बताना चाहते हो, तो मुझे सुनना है। कौन शुरू करेगा? छवि जैन है मेरा नाम। मुझे स्टार्टअप करना है, तो मुझे किन किन विषय की जानकारी चाहिए और एजुकेशनल लेवल पे मुझे क्या करना होगा जिससे मुझे स्टार्टअप के लिए मदद मिल सके। आपकी बात एकदम सही है। मैं भी आजकल जब भी किसी नौजवान से मिलता हूँ तो तुरंत कहते हैं स्टार्टअप। पहले आपका ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। कुछ स्टार्टअप ऐसे हैं जो सिर्फ टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करना चाहते हैं। किसी को लगता है मैं ड्रोन बनाऊं, किसी को लगता है कि मैं घर में बिजली की व्यवस्था ऐसी खड़ी कर दूं। अपने किसी 4 दोस्तों को जानती होगी जो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं। एक आध दोस्त है फाइनेंस में एक्सपर्ट है। चलो 4 लोगों की टोली बना दे, साइड में अपन स्टार्टअप शुरू करते हैं। जरूर नहीं कोई स्टार्टअप के लिए कोई 25 साल की उम्र चाहिए, आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। छोटे छोटे स्टार्टअप से भी काम शुरू हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपकी रुचि है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ स्टार्टअप चलाते हैं तुमको मिलने जाना और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओगे, उनको बताना चाहिए मैं तो स्कूल से हूँ, मैं स्कूल का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। तो वो छुपाएगा नहीं, आपसे बताएगा। तो धीरे धीरे आपको ज्ञान भी मिलेगा कैसे कर सकते हैं। सर, हमेशा मुझे ये डर रहता है कि कहीं मैं पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करूँ तो मैं अपनी पैशन खो दूँ। अगर मैं अपने पैशन पे ज़्यादा फोकस करूँ तो मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। दोनों के बीच में बैलेंस कैसे लाऊं? देखिए, पहली बात है कि ये 2 अलग चीजें, ऐसा आप मानते क्यों हैं? दोनों उपयोगी हैं। जैसे मान लीजिए आपको आर्ट का शौक है? और आपने साइंस का कोई विषय पढ़ा और उसमें कोई लैब की चर्चा है और कुछ केमिकल मिलाने की चर्चा है, तो आप ऐसा कीजिए, कागज लीजिए, लैब बनाए, कागज पे पेंटिंग कर लैब बनाए। फिर जो केमिकल पढ़ने के थे हर बोतल में केमिकल का नाम लिखे। फिर आप पढ़ने में आया था कि भाई इस केमिकल को मिलाने से ऐसा कलर बनता है, तो एक दूसरा चित्र बनाइए, उस पॉट के अंदर वो कलर। तो आपका चित्र का काम भी हो गया और आपको वो लेसन भी याद हो गया। यानी एक साथ दोनों चीजें बहुत अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। आपके थकान को उतरने के लिए भी एक प्रकार से आपके पास जो कला है, क्राफ्ट की, जो कुछ भी आपकी सीखने की इच्छा है, वो आपको मदद कर सकती है। डेली या सप्ताह में 2 दिन आधा घंटा इसके लिए दो। समाज जीवन में जिसकी जरूरत है वो शिक्षा तो करनी है, लेकिन जो व्यक्ति के जीवन में उपयोगी है वो आप इससे कर सकती हैं। हमारा देश भी 2047 में डेवलप्ड राष्ट्रों के साथ एक होने वाला है। मेरा प्रश्न क्या है कि हम नवयुवक इसे हासिल करने के लिए क्या कर सकते हैं? मुझे अच्छा लगा कि मेरे देश के 10th 12th के बच्चों के मन में भी 2047 विकसित भारत का ड्रीम है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है ना। आज मुझे अब मजा आएगा। वाह, देखिए ये चीज है ना। अब 2047 में विकसित भारत यानी क्या है? आपने कभी सिंगापुर के विषय में सुना होगा। सिंगापुर एक जमाने में एक मछुआरों का छोटा सा गांव था, उसमें से आज इतना बड़ा बन गया।
तो ली कुआन यू कहते थे कि भाई अगर हमको डेवलप कंट्री बनना है तो हमें अपनी आदतें डेवलप कंट्री के लोगों की होती वैसी बनानी पड़ेगी। हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह कहीं पर भी कूड़ा कचरा फेंक दिया, कहीं पर थूक दिया, ये नहीं चल सकता। सिर्फ कहीं जाना है, भाई यहाँ पर रेड लाइट है, मुझे स्कूटर खड़ा कर देना चाहिए। अब छोटी सी चीज है कि भाई हम परिवार में तय करेंगे कि हमारे घर में खाने के बाहर कुछ भी जूठा नहीं छोड़ेंगे। बताइए, सब लोग ऐसा करें तो कितना खाना बचेगा, कितना बड़ा फायदा होगा। तो एक नागरिक के नाते मैं अगर इन चीजों का जीवन में ठीक से पालन करूं तो मतलब कि मैं विकसित भारत के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। अब जैसे वोकल फॉर लोकल, मैं मेरे देश की चीजें खरीदूंगा। मैं भारत में जो चीजें बनी उसको लूंगा। जैसे मैं कहता हूँ मेड इन इंडिया। अब कुछ लोग पैसे वाले लोगों को लगता है दुबई में जाके शादी करेंगे, वाह हिंदुस्तान में क्या कमी है भाई। हम सब देश के नागरिक छोटी छोटी चीजों को करें, हम जरूर विकसित भारत बनाने में अपना दायित्व निभा सकते हैं, हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। He was shocked that, oh my God, a student is actually concerned about this. And he told us that it's the small steps that matter, not the large ones. मेरा आपसे प्रश्न ये है कि कोई भी छात्र या कोई भी मनुष्य अपना जीवन जब व्यतीत करता है तो बहुत सारे चुनौतियों का सामना करता है। जब चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती है तभी हमको हमारा जो मोटिवेशन होता है जीवन व्यतीत करने में वो कम होता है। तो ऐसी स्थिति में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें मोटिवेशन की ज़रूरत है या अनुशासन की? दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण है जीवन में। अगर अनुशासन है ही नहीं तो कितना ही इंस्पिरेशन होगा तो वो इंस्पिरेशन क्या काम का आएगा। मान लीजिए एक किसान है, उसको प्रेरणा मिल रही है, बगल वाला किसान बहुत फसल कर रहा है, इंस्पिरेशन है कि यार उसकी तो 1 एकड़ भूमि है, मेरी तो 4 एकड़ भूमि है, वो ज्यादा कमाता है, मैं कम कमाता हूं, तो उसको इंस्पिरेशन तो वहां से मिलता है। लेकिन ये बारिश के पहले जोतना चाहिए, वो सोचना नहीं, देखेंगे अब हफ्ते के बाद करेंगे। अगर खेत जोतेगा नहीं और बारिश आ गई फिर वो कुछ भी करे उसकी तो हालत खराब ही रहेगी। तो उसके अंदर वो डिसिप्लिन नहीं था, इंस्पिरेशन था कि मैं उसकी जितनी कमाई करूं, लेकिन डिसिप्लिन नहीं थी। भाई मुझे इस समय के पहले खेत जोत के रखना चाहिए, बीज की जरूरत है ला करके रखना चाहिए, बीज को तैयार करने का काम करना चाहिए, तो डिसिप्लिन नहीं था। जीवन में डिसिप्लिन बहुत अनिवार्य है। इंस्पिरेशन में सोने में सुहागा का काम करता है। अगर डिसिप्लिन नहीं है, कितना ही इंस्पिरेशन क्यों ना हो, वो फिर बोझ बन जाता है, निराशा पैदा करता है। When I asked my question, it was a question that was stuck with me from so many years. Now, finally, I feel great and honored to get a clarity from a person who I've looked up to. सर, आजकल के ज़माने में AI का प्रभाव बढ़ते ही जा रहा है। हम देख सकते हैं कि कई कंपनियों में इंसान नहीं बल्कि AI एम्प्लॉइज़ भी होते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि क्या हम AI को डरना है और हम अपने फ्यूचर करियर लेने के समय क्या क्या याद रखना चाहिए? देखिए, हर युग में जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी चर्चा होती है, कंप्यूटर आया तो चर्चा हो रही क्या हो जाएगा सब, तो ये हर युग की ये चर्चा का विषय रहा है। हमें किसी चीज से डरना नहीं चाहिए। हमारी कोशिश होनी चाहिए, एक, हम उसके गुलाम नहीं बनेंगे। मैं अपने जीवन में मैं ही निर्णायक रहूंगा, वो मेरा मालिक नहीं बनेगा। जैसे कुछ बच्चों का है, मोबाइल उनका मालिक बन गया। अगर मोबाइल नहीं है तो खाना नहीं खा सकता, टीवी नहीं है तो जी नहीं सकता, मतलब ये आप उसके गुलाम बन गए। मैं गुलाम नहीं बनूंगा। एक बार मन में ये पक्का कर, हर टेक्नोलॉजी का हम ज्यादा उपयोग कर सकते हैं। अगर मैं
एआई को पूछूं मुझे ये किताब कहाँ से मिलेगी, कौन सी है, इस विषय पे अच्छी किताब कौन सी है, हो सकता है वो गाइड करे, आपको ये काम आएगा। लेकिन तुम कहोगे मैं ही पढ़ूंगा, तुम ही मुझे बता दो अंदर क्या है, तो फिर गड़बड़। और हमेशा ही नेचर ऑफ जॉब बदलेगा, नेचर ऑफ जॉब बदलना है। और पहले भी जब बैलगाड़ी में लोग जाते थे तो एक प्रकार का जॉब था, अब वो हवाई जहाज में जाने लगा तो बहुत कुछ बदल गया, लेकिन जीवन तो चलता रहा। तो मैं समझता हूँ हमने टेक्नोलॉजी को समझना होगा, खुद का विस्तार करना होगा, उसमें उस टेक्नोलॉजी की ताकत को जोड़ना होगा, हमारे कामों में वैल्यू एडिशन करें। अगर ये होता है तो मैं पक्का मानता हूँ कि कितने ही उत्तम से उत्तम टेक्नोलॉजी क्यों ना है, हमें उपयोग होने ही वाली है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। I never believed I would be the one to be chosen to have such a gracious occasion with our Prime Minister. It was a really great experience. I am completely overwhelmed and it felt surreal. He felt like a family more than a Prime Minister. साथियों, कोयम्बटूर के हमारे युवा साथी पढ़ाई के साथ साथ एआई, स्टार्टअप और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत जागरूक है। और मैं कह सकता हूँ यही तो है युवा भारत की युवा सोच, जो विकसित भारत 2047 के संकल्प को नीत नई मजबूती दे रही है। साथियों, परीक्षा पे चर्चा का मतलब ही है साथ बैठकर बात करना और एक दूसरे से सीखना। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारी चर्चा कुछ हफ्तों के बाद कोयम्बटूर से निकल करके छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंच गई। वहां भी बच्चों से मेरी बहुत दिलचस्प बातें हुई और मैं कह सकता हूं सिर्फ बातचीत नहीं, बहुत मजेदार चीजें खाने का भी मौका मिल गया। आप भी इसका आनंद लीजिए। जय जोहार। कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं? सर, हाँ, आप भी बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करके आए हैं, आप भी हमारे यहाँ का खाना चाहेंगे? ठीक। कैसे बनता है? सर, ये बेसन को गोल गोल आकार देकर उसको तलते हैं। अच्छा, और ये नमकीन होता है। तो कब खाते हैं लोग? सर, दिवाली के टाइम। दिवाली टाइम में खाते हैं? ज्यादातर दिवाली टाइम पे बनता है। महाराष्ट्र में इसको क्या कहते हैं? महाराष्ट्र में ऐसा ही बनता हो, चकली कहते हैं। हाँ सर। ये क्या है? सर, ये खूरमी है। हाँ। हमारी गुड़ से बनती है, आटे से बनती है, सूजी से बनती है। तो बढ़िया खिलाने के लिए धन्यवाद बेटा। वहाँ पे हमें खुरमी मिली तो मैं सबको अपने हाथ से खुरमी खिलाई। इट वाज जस्ट सो अमेजिंग। आपके मन में भी कुछ सवाल आते होंगे आज आप लोग यहाँ आने के लिए मौका मिल गया तो? यस। बताइए। हम स्टूडेंट्स को भी एग्जाम्स के बाद वेकेशन से जाने का बहुत मन करता है, तो आप इंडिया में कोई ऐसी 5 जगह बता सकते हैं जहाँ हम भी जा सकें? आप जिस तहसील में से हो, कौन सा तहसील है आपका? सर, मैं रायपुर से। रायपुर से। रायपुर तहसील में कौन कौन सी चीजें हैं, इसका जरा लिस्ट बनाओ। 1 घंटा लगेगा, 2 घंटे लगेंगे, जाऊंगा। फिर लिस्ट बनाओ जिले में कौन से हैं जो देखे नहीं हैं, फिर तय करूं मैं राज्य में कौन से हैं, छत्तीसगढ़ में ऐसी कौन सी जगह मैं गया नहीं हूँ। हमें कहीं पर भी जाए स्टूडेंट के रूप में जाना चाहिए, तब टूरिज्म का मजा आता है। रेल के डिब्बे में जाना और साथ में खाना भी ले जाना, देखना चाहिए कैसा अनुभव होता है। भीड़ होती है, क्या होता है, लोग बातें करते हैं, क्या करते हैं, इसका एक आनंद होता है, जीवन में सीखने को मिलता है। भारत इतनी विविधताओं से भरा हुआ है, एक जिंदगी भी कम पड़ जाए देखने के लिए। सर, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि कभी कभी हम एग्जाम के दौरान रिवीजन नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारा मन अशांत हो जाता है। तो सर, हम अपने मन को शांत कैसे करें एग्जाम के दौरान भी और एग्जाम हॉल में जाने से पहले की? 1 वीक देख लीजिए परीक्षा के पहले का, सभी चीजों को अपने ऊपर नीचे तो कर ही लिया होगा।
आप मान के चलिए, आपने जो सुना है, आपने जो पढ़ा है, वो बेकार नहीं गया है। कहीं ना कहीं तो स्टोरेज है ही है वो। आप शांत मन से बैठ लीजिए, चिंता मत कीजिए, जैसा पेपर आता है देख लीजिए। दूसरी चीज, आप अच्छा विद्यार्थी बनना है ना, आपको उस विषय पर ग्रिप होनी चाहिए ना, तभी तो अच्छे विद्यार्थी बनोगे। सब्जेक्ट पर ग्रिप कैसे आएगी? एक अच्छा खिलाड़ी कैसे बनता है? निरंतरता बनाए रख, डिसिप्लिन में रहता है, रूटीन में चलता है। सबसे बड़ी बात है वो लगातार कंपटीशन करता रहता है, गिरता है, पटकता है, हारता है, जीतता है, करता है, उसमें से वो खिलाड़ी बनता है। ठीक है, आपको मैं एक सुझाव देता हूं, आप करिए। आपके क्लास में कुछ विद्यार्थी होंगे, आपको लगता है जरा पढ़ने में थोड़ा कम है, ऐसे तो होते ही हैं, हा? ऐसे एक आध को आप दोस्त बनाइए, ये टेक्निक बहुत कायम आएगी आपको। उसको कहो कि मैं आज तुझे मैथ सिखाना चाहता हूँ। अब उसको मैथ सिखाने के लिए आप जो मेहनत करेंगे, दिमाग फोकस करेंगे, आपका मैथ्स पक्का होगा कि नहीं होगा? मैं ताइक्वांडो खेलती हूँ और मैं आगे चल के स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहती हूँ। अपनी स्टडीज और स्पोर्ट्स को बैलेंस करके कैसे रख सकती? शिक्षा की जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है। इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये गलती कभी मत करना कि खेल में मैं बहुत अच्छा हूँ इसलिए मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन शिक्षा ही सब कुछ कर लेगी ऐसा नहीं है। आप में हुनर है, जो भी है उसको डेवलप करना चाहिए। खिलाड़ी बनने के लिए खेले वो एक विषय है, लेकिन जिंदगी में खेल होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। जिंदगी खेल होने से बचाना है तो जिंदगी में खेल होना चाहिए। खेलना भी है, खेलूंगा तो खिलूंगा, और पढ़ना भी है ताकि और लोग कहें नहीं कि इसको कुछ पढ़ना उड़ना आता नहीं इसलिए मैदान में रहता है। नहीं, पढ़ने में भी मैं पावरफुल हूँ, खेलने में भी पावरफुल। वो जो भी बताए उसको मैं अपने लाइफ पे इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करूँगी, और मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती आज जो भी हुआ। सर मेरा सवाल ये है, जैसे कुछ सालों पहले आपने स्वच्छ भारत स्टार्ट किया था, हमारा नया रायपुर भी डेवलपमेंट की ओर जा रहा है, तो हम एज अ स्टूडेंट उस डेवलपमेंट के लिए अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? प्राकृतिक संपदा को बचाने का हमारे स्वभाव में होना चाहिए, और धीरे धीरे हमें लोगों को जोड़ना चाहिए। अब जोड़ते रहते हैं तो बदलाव आता है। खुद के जीवन में कुछ नियमों का अगर हम पालन करते हैं, जैसे अब पानी, मुझे बताइए कि मैं ब्रश कर रहा हूँ और पानी बह रहा है। अरे भाई तुम ब्रश कर रहे हो तो पानी तो बंद करो, जब मुंह धोओगे तब पानी लेना। छोटी छोटी चीजें होती हैं। एक बार मैं एक गांव की यात्रा कर रहा था, दूर से मैंने देखा कि एक जगह एकदम से जंगल जैसा लग रहा है, हरी भला। क्या है बोले तो स्कूल है। ओके, सब इतना सूखा है, ग्रीन है। वहाँ एक टीचर थे, उस टीचर ने ये जो पेट्रोल पंप होता है, वहाँ जो ऑयल के कैन वगैरह होते हैं वो इकट्ठे करते थे वो, और बच्चों को कहते थे कि तुम्हारे घर में वो जो पानी होता है जिसमें खाने का कुछ अंश होता है, वो इस बोतल में रोज स्कूल आओगे तब भर करके आना। तो सारे बच्चे वो बोतल भर के या जो उनको कंटेनर दिया है वो भर करके आते थे, और उन्होंने वहाँ पेड़ लगाए थे। हर बच्चे को एक पेड़ दे दिया गया था। वो जो पानी ले आता था वो उसमें डालना होता था। उसको फर्टिलाइजर का भी काम करता था, सब्जी वब्जी के टुकड़े होते थे। उसके कारण वो पूरा स्कूल को चारों तरफ एकदम से ग्रीन बन गया था। एक टीचर ने इतना बड़ा परिवर्तन लाया। मानवीय रूप से व्यवहार करे तो बदलाव शुरू हो जाता है। छोटी चीजें हैं, हम आराम से कर सकते हैं। समाज का वातावरण हमारे स्वभाव में आना चाहिए।
आप इतने साल से देश को संभाल रहे हो, देश के लीडर हो, तो आप फ्यूचर जनरेशन से, हम बच्चों से ऐसी कौन सी क्वालिटी एक्सपेक्ट करते हो कि हमारे अंदर आनी चाहिए एक लीडर के रूप में? ऐसा लीडर बनना है कि लीडर बनना है? दोनों बनना है। देखिए, पहले लीडर बनिए। जो काम है मन में तय करिए, कोई करे या ना करे, मैं करूंगा। जब ये शुरू आ जाएगा, मैं अपने से शुरू करूंगा, तो आप देखिए अपने आप लीडरशिप आना शुरू हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ कूड़ा कचरा है, आप जा रहे हैं और आपने एक उठा लिया, तो आपके साथ जो 4 लोग चलते होंगे ना, आपने देखा होगा, वो भी, उनको भी लगे यार उठा लो। मतलब आप लीडर बन गए कि नहीं बन गए? अच्छी चीज़ है, हमें अपने आप को हमेशा लीडर रोल में तैयार करना चाहिए। ये अच्छा विश्वास है, विचार भी अच्छा है। लेकिन लीडर का मतलब ये नहीं है कि चुनाव लड़ना, पॉलिटिकल पार्टी बनाना, पार्टी में जाना, लच्छादार भाषण करना, ऐसा नहीं होता लीडर। मतलब लीडरशिप में एक क्वालिटी होनी बहुत ज़रूरी है कि आप 10 लोगों को अपनी बात समझा पाओ। थोपनी नहीं है, समझानी है। समझाने के लिए पहले उसको समझना है। जो उनको समझ पाता है वो समझा पाता है, जो उनको नहीं समझता है वो कुछ नहीं समझा पाता। और इसलिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उनको समझना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि किसी के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटीज होती है अगर वो किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। इफ आई वुड डिस्क्राइब दिस वर्ल्ड एंड आई वुड से सपना। मैं प्रधानमंत्री से मिली। आई एम वेरी लकी। बहुत अच्छा था, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस जो लाइफ में बहुत कम लोगों को मिलता है। परीक्षा की तैयारी के अनुभव, परीक्षा के समय आने वाले विचार, स्ट्रेस और लोगों की एक्सपेक्टेशन से जुड़े हुए ढेर सारे सवाल लगातार चर्चा का हिस्सा बनते हैं। और परीक्षा पे चर्चा का मकसद ही है कि हमारे युवा साथी इस पर खुलकर बात करें। परीक्षा पे चर्चा सिर्फ बोर्ड एग्जाम की तैयारियों से जुड़ी नहीं है। मैं जब आपके सवाल सुनता हूं तो स्वाभाविक है मेरे मन को भी वो छूते हैं। मैं अंदाजा लगाता हूं कि जीवन के कई पहलुओं से जुड़ी हुई बातें हमारे युवा मित्रों के मन में लगातार चल रही है। मैं अब आपको गुजरात लेकर चलूंगा। वहां के बच्चों ने और विशेषकर ट्राइबल बेल्ट के मेरे आदिवासी बच्चों ने जो सवाल पूछे, और उन्होंने तो मुझे सचमुच में हैरत में डाल दिया था। वाह, तो मैंने तो कही आज बता हिंदी में बोलवा उनसे। फाउसन है। चलिए। सर जब आए तो हमने देखा कि उन्होंने एक कोटी पहन रखी है जिस पे वर्ली आर्ट है। तो हमारे आदिवासी समाज में वर्ली आर्ट का बहुत महत्व है, तो हमें ये देख के बहुत अच्छा लगा। हम बहुत एक्साइटेड थे आपका मिलने के लिए। किसी और बच्चे को आपसे मिलने और आपसे बातें करने के लिए कितने सवाल होते हैं, लेकिन हम उतने नसीब वाले हैं कि जो आपके साथ बातें करें। आप कितने दूर से आए? हम यहाँ रेडियापाड़ा से। रेडियापाड़ा से ही आए? अच्छा। हम मांडवी से। मांडवी, अच्छा। क्या नाम? जय। जय और रवि है। इतने बड़े हो गए आप लोग। पहचानते इनको? बताया कैसा मेरा परिचय आपसे? इनकी हिम्मत आई कि नहीं आई सबका? हाँ, ये मुझे पहले भी एक बार मिलने आए थे दोनों। चलिए बताइए, आप लोग कुछ पूछना चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो, बताइए। सर, हमारे माता पिता ने यह बताया कि पहले कुछ आदिवासी इलाके थे जो बहुत ही पिछड़े हुए थे, तो उन्होंने यह भी बताया कि आपका गुजरात के आदिवासी इलाकों से बहुत लगाव भी, और आपने वहाँ बदलाव भी किया। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपको इस चीज़ की प्रेरणा कहाँ से हुई? आपको पाल चित्रिया की घटना मालूम है? हाँ। है? वहाँ आदिवासी समाज के बहुत बड़ा आज़ादी का संघर्ष लड़ा था। एक बार बहुत भयंकर अकाल हुआ था, तो उस समय मैं उस क्षेत्र में काफ़ी दिनों तक रह करके काम करता था। तो उस समय लगता था कि यहाँ एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए।
उसके बाद जब मुझे मौका मिला, मुख्यमंत्री बना, तो मैं ध्यान देने लगा। आपको हैरानी होगी, एक समय ऐसा था कि उमरगांव से अंबाजी तक एक भी साइंस स्कूल नहीं था। तो बाद में आपने तो देखा, अब तो 2 यूनिवर्सिटी है, साइंस स्कूल है, इंजीनियर ITI है, बहुत सारा बदलाव आया है, उसका बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। हाँ सर। आज भी आपको मालूम होगा, एक मैंने PM जनमन योजना बनाई है। आदिवासियों में भी कुछ इलाके और कुछ लोग हैं, समाज वो और पीछे रह गए, तो मुझे फिर उनके लिए अलग से स्कीम बनानी पड़ी, अलग से बजट बनाना पड़ा। तो मुझे तब से लगता था कि हम शिक्षा पर जितना ज्यादा बल देंगे उतना बहुत तेजी से विकास होगा। दूसरा मेरे मन में था, पूरे आदिवासी बेल्ट उमरगाम से अंबाजी पूरा हाईवे बनाया है, तो विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत जरूरत होती है, लोग भी आना जाना शुरू करते हैं, तो उस दिशा में ध्यान दिया। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि पहलगाम हमले के बाद हमारे घर में सब चर्चा कर रहे थे कि अब आगे क्या होगा, पूरा देश आपकी ओर देख रहा था। फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ और हमारे देश की सेना ने जीत हासिल की। तो ऐसे संजोग में आपने अपने तनाव को कैसे हैंडल किया? हम तो सिर्फ परीक्षा के तनाव से। आप लोगों को परीक्षा का तनाव आ जाता है। जब आप पुरानी परीक्षा के दिनों को याद कीजिए, अगर पुरानी परीक्षाओं को याद करेंगे तो आपको लगेगा हाँ यार, जब गया तब तो टेंशन था, लेकिन जब करके आ गए तो कुछ नहीं था। ऐसा होता है कि नहीं? होता है। परीक्षा के लिए सबसे अच्छी चीज होती है कि आप पेपर सॉल्व करने की आदत डालें, लिखने की। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। यस, अगर खुद इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपको कभी भी तनाव नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, पूरे दिन किताब, अरे कभी हंसो है। दूसरा सबसे बड़ी चीज है जो आज लोगों को ध्यान में नहीं है, वो है नींद। अच्छी नींद लेनी ही चाहिए। आपको लगेगा ऐसा कैसा प्रधानमंत्री है जो सोने की बात करने के लिए आए, हम तो एग्जाम के लिए पूछ रहे थे। लेकिन वो नींद इतनी पूरी लेते हैं तो बाकी समय आपका बहुत ही फ्रेश, नए विचार, नए आइडिया, मन बहुत प्रफुल्लित रहता। हाँ सर। हम डॉक्टर या कभी इंजीनियर या कभी अफसर बनना चाहते हैं, तो हमें आगे बढ़ के अपना करियर कैसे चूज करना चाहिए सर? अगर आपने एक महीने में 10 चीज अलग अलग बता दी तो घर वाले क्या कहेंगे, इसका तो कोई ठिकाना नहीं। ये तो अच्छी चीज है कि आपको कुछ किसी को देख के लगा मैं भी ऐसा बनता तो क्या होता। अगर ये हमको करना है, जो व्यक्ति बहुत बड़ा बन गया है वो बड़ा बनने की इच्छा होना बुरा नहीं है, लेकिन वो बड़ा बना है तहीं से अपने को जोड़ो मत। कहाँ से शुरू किया था, अगर आपका ध्यान उस पर होगा तो फिर हाँ हाँ यार यहाँ से चलो मैं शुरू करता हूँ। कोई कहेगा कि मैं क्रिकेटर बना, लेकिन जब मैं 8वीं कक्षा में था तो सुबह 4 बजे उठ करके साइकिल चला करके स्टेडियम तक जाता था और फिर मैं 2 घंटे प्रैक्टिस करता था। तो फिर तो मैंने कहा अच्छा इतना मेहनत करना पड़ता है, चलो मैं शुरू करता हूँ। अभी तो क्या लगता है, देखिए यार सेंचुरी लगा दी, फोटो छप गई। तो सपनों के लिए जीना सीखे, सपनों के अनुकूल जिंदगी बना, लेकिन शोर अगर मचाए तो सफलता शोर मचाए। हाँ, जैसे ही आप नंबर 1 आ जाएंगे तो सफलता शोर मचाएगी नहीं मचाएगी? पूरे स्कूल को पता चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा। पूरे गांव को पता चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए। सर ने जो बातें कही, जो मैंने सुनी, सब मैंने अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए और आगे बढ़ के कुछ बनने के लिए सब अपने लिए सोचा। आइए सर, अब हम ले चलते हैं हमारे कल्चर से रिलेटेड कुछ चीज़ें दिखाने। सर, ये है वारली पेंटिंग्स है, जो एक कार्डबोर्ड बनाते हैं उससे ऐसे पेंटिंग करते हैं। ये सभी वो चीज़ें हैं जो हमारे कल्चर से रिलेटेड है। सर, हमने आदिवासी काफ़ी जो आदिवासी है उनके कलाकृतियों को रिप्रेजेंट किया है, जैसे कि चित्रकला है, ये लिपन आर्ट, ये जो मैंने बनाया ये है पिथुरा आर्ट। खुद बनाए हो? यस सर, आपके लिए ही बनाया। क्या नाम आपका? किशन है। ये आपकी हैंड राइटिंग है? यस सर। अरे वाह,
थैंक यू सर। कितने बढ़िया है भाई। घर की दीवारों पे ये बनाए हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। वाह, तो आप तो बड़े आर्टिस्ट हो गए भाई। हाँ सर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे भारत देश के वड़ा प्रधान ने मेरी पेंटिंग्स ली है और सर ने भी बहुत अच्छी तरह के हमारे साथ, जैसे हम खुद फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं, ऐसा फील हो रहा था। प्लीज आपसे ये सवाल है कि आपकी लाइफ में आपके टीचर्स का क्या रोल? बहुत रोल था, बहुत रोल था। जैसे मैंने बताया, मेरे टीचर हमें डेली कहते थे कि आप लाइब्रेरी जाइए, टाइम्स ऑफ इंडिया में ये एडिटोरियल के ऊपर एक वाक्य रहता है, वो अपने उसमें लिख करके आइए, और दूसरे दिन वो उसकी चर्चा करते थे। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें थी, जैसे ये जो फिटनेस वाला मामला है, तो मेरे यहाँ एक परमार साहब करके से, जब मैं प्राइमरी में था, वो बहुत आग्रही रहते थे फिजिकल फिटनेस के लिए, सिखाते थे भी थे, योगा सिखाते थे, मलखम सिखाते थे। हम प्लेयर नहीं बने, लेकिन हमें ये तो समझ आया कि ये शरीर के लिए ज़रूरी है। तो हर टीचर का हर एक के जीवन में, आप दुनिया के कितने भी बड़े महान पुरुष को मिलिए, उसके जीवन में से दो बातें जरूर मिलेगी। वो एक वो कहेगा कि मेरे जीवन में मेरी माँ का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, तो दूसरा कहेगा मेरे जीवन में मेरे टीचर का बहुत बड़ा रोल। हर एक क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तो आप बताएंगे कि हमारे देश से आदिवासी समुदाय के लोग हमारे देश को आगे बढ़ाने में क्या कर सकते हैं? वह देखिए, देश जो आज आगे बढ़ा है ना, वो आदिवासी समाज के कारण ही बढ़ा है। आज देश का पर्यावरण बचा है तो आदिवासी समाज के कारण बचा है। वे प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति की रक्षा करते हैं। आज भी हमारे देश की सेना सर्वाधिक देश भर के आदिवासी समाज के बेटे बेटियां सेना में है। आज देश के हर क्षेत्र में अब कोई फर्क नहीं रहना चाहिए, हमारे लिए कोई फर्क नहीं है। हमारे पास तो अब जैसे स्पोर्ट्स में हमारे आदिवासी बच्चे बहुत कर सकते हैं, इनका डेवलपमेंट होगा, देश का नाम रोशन। आपको मालूम है अभी क्रिकेट महिला टीम जीत करके आई, पता? क्रांति गौड़ नाम की बच्ची है, मध्य प्रदेश से, वो आदिवासी बेटी है। उसने खेलकूद में नाम कमाया है। और वैसे भी हमारे देश के कई खिलाड़ी हैं जो आदिवासी समाज से हैं और उन्होंने बहुत बड़ा नाम रोशन किया है। उसी प्रकार से हुनर, आपके पास इतनी कला है, आप अगर टेक्नोलॉजी सीख लें तो यही सामर्थ्य कितना आगे बढ़ जाएगा। तो एक तो हमें नौकरी के लिए जिंदगी ये नहीं हो सकता, नहीं। सपना तो ऐसा होना चाहिए भाई, मैं एक ऐसी जिंदगी जीना चाहता हूँ, उसके लिए मैं जिंदगी को बनाऊंगा। अगर ये हम करते हैं तो हमें बहुत लाभ होगा। गाना गाएंगे, चलिए सुनाइए। नारी तू तपालू रे नारी, जंगलू रे नारी तू तपालू रे नारी, तेरी उत्पत्ति आए या मोके माता, तेरी तू सकाली आए या मोके माता। हम सबने मिलके उनके लिए गाना गाया जो कि यहाँ मोगी माता के बारे में था। वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, वो सब था उस सॉन्ग में। हमारी बहुत सारी बातचीत हुई सर के साथ कि कैसे जीवन में हमेशा खुश रहे, सारे स्ट्रेस को कैसे दूर करें, अपने टाइम मैनेजमेंट कैसे करें और एग्जाम के बारे में भी कैसे मतलब पढ़ाई करें, एग्जाम से डरना नहीं है। पहले तो मुझे खुद पे आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि पीएम सर हमारे सामने है। पता ही नहीं चला कि टाइम कहाँ चला गया। परीक्षा पे चर्चा का हमारा सफर अष्टलक्ष्मी यानी नॉर्थ ईस्ट भी पहुंचा और गुवाहाटी में परीक्षा पे चर्चा, और वो भी ब्रह्मपुत्रा के उस बहते हुए प्रवाह के बीच मजे से सैर करते करते चर्चा भी चलती रही। चलिए बैठिए। प्रणाम माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सभी आपको एक गमछा पहनाना चाहते हैं। जरूर। असम में आए और गमछा न हो
वाह, उनका जो प्रेजेंस है ना वो बहुत ही कामिंग है, लाइक रिलैक्स जैसा लग गया। बैठे रहने पर जो एंजाइटी होती है सब निकल गया। उनके साथ एक साथ बहुत बातें की है फिर हमने। अच्छा, आप लोगों ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पहले कभी देखा है टीवी पर? हाँ सर, देखा है। अच्छा, कभी आप लोगों ने वो किताब देखी? हाँ सर, एग्जाम वॉरियर। तो उसमें से फिर आपको पहले जो सोचते थे परीक्षा के पहले और अब सोचते हैं, उसमें क्या फर्क है? किताब पढ़ने के बाद या कार्यक्रम देख क्या फायदा हुआ आपको? परीक्षा से इतना डर नहीं लगता। आपके जो मंत्र दिए हैं ना, वैसे जैसे कि लाइक परीक्षा को एक सेलिब्रेशन उत्सव की तरह सेलिब्रेट करना चाहिए, तो अब थोड़ा थोड़ा परीक्षा की तरफ से मतलब डर कम रहा है फर्क। लेकिन डर तो घर के लोग डराते हैं ना। हाँ सर, हाँ? पूछते हैं कि लाइक वो 1 नंबर कहा गया, क्यों काटा 1 नंबर। जीवन में अगर संतोष हो जाता बस बहुत हो गया, अब क्या, तो फिर जीवन में प्रगति नहीं होती। ये जीत तो रहनी चाहिए मन में, लेकिन उसके लिए मैंने मंत्र में एक बात बताई है सर, हमें किसी और से प्रतियोगिता नहीं करना चाहिए। या शाबाश, मैंने ये कहा है कि हमने लगातार खुद से कंपटीशन करते ही रहना चाहिए। कोई हमें कहता भी 99 आए, 1 क्यों नहीं आया? ठीक है, उन्होंने कहा, बात अलग है। लेकिन खुद को भी पूछना चाहिए कि मेरे जीवन में ये बदलाव क्यों आया, ये कमी क्यों रही, क्या कारण था? अच्छा, आपके मन में कुछ सवाल होंगे तो जरूर पूछिए। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि मैंने सुना है कि आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में एक पर्टिकुलर डाइट हेल्दी रहने के लिए फॉलो करके चलते हैं, तो हम छात्र ऐसा कौन सा मैजिकल डाइट फॉलो करके चले जिससे कि हम एनर्जाइज्ड और फोकस रह पाए और हमारा सबसे बेहतर प्रदर्शन आ पाए परीक्षाओं में? हकीकत ये है कि मेरा कोई डाइट का सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि मैं पहले अलग अलग परिवारों में भोजन करता था, तो इतना ही रहता था कि मैं वेजिटेरियन हूँ तो वेजिटेरियन खाऊंगा, फिर उस घर में जो होता था वो मैं खाता था। दूसरा, मुझे खुद को कभी पकाना पड़ता था, कभी खिचड़ी पका देता था। खिचड़ी खाते हैं नहीं हम? डाइट आपकी पसंद का होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं दवाई की तरह डाइट नहीं खाए। तय करो कि पेट भर के खाना है कि मन भर के खाना है। और ज्यादातर लोगों के क्या होता है, मना न करे तब तक खाते रहे। अनाज जो है पेट भर के खाते हैं, लेकिन सांस सीना भर के नहीं लेते हैं। यहां उल्टा करना चाहिए। दिन में जब भी मौका मिले एकदम शरीर भर जाए इतना सांस लेना चाहिए। हो सके तो कुछ पल उसको रोकना चाहिए और फिर धीरे से निकालना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, खाना यानी बाकी 50 कामों में शरीर को सबसे आखिरी प्रायोरिटी देते हैं, लास्ट प्रायोरिटी। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने नियम बनाया कि हम सूर्योदय देखेंगे या नहीं देखेंगे? ऐसे कितने? सनराइज। ये शरीर को ये चीजें एक ताजगी देती हैं, एक एनर्जी देती हैं। इनको हमने आदत बनाई है, शरीर को सबसे पहले प्रायोरिटी देना चाहिए। सर, अक्सर हमारे माता पिता हमारे दोस्तों के साथ हमारी तुलना करते हैं, परंतु उससे ज़्यादा दबाव हम पर तब पड़ता है जब हमारे अपने घर वालों या भाई बहनों से तुलना की जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? मान लीजिए कह दिया पिताजी ने कि देख तेरी बहन के अक्षर कितने बढ़िया है, उसके हैंडराइटिंग कितने अक्षर है, तो अच्छा व्यक्ति क्या करेगा? उस बहन को कहेगा, बहन मुझे सिखाओ ना, मैं कैसे हैंडराइटिंग अच्छा बनाऊं। दूसरा क्या करेगा? बस माँ पापा माँ को बहन ही अच्छी लगती है, उसके हैंडराइटिंग अच्छे लगते, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ देखते नहीं है। अगर परिवार में भी किसी एक की अच्छाई की बात होती है तो हमने उस भाई या उस बहन से उसकी अच्छाइयों को सीखने का प्रयास करना चाहिए। और
पिता माता को कहना चाहिए कि आपने अच्छी बात बताई, ये चीज मेरे में नहीं है, मुझे बताइए मैं कैसे इसको तैयार करूं। तो पिता माता का आपकी तरफ देखने का दृष्टिकोण, देखिए ये बुरा नहीं मानता है, ये इसमें से सीखने का प्रयास करता है। कंपैरिजन से माँ बाप ने बचना चाहिए, और मैं हर माँ बाप से कहता हूँ कि कृपा करके आप परिवार में किसी के सामने उतनी तारीफ न करें ताकि बच्चे की आदत खराब हो जाए। इतनी तारीफ न करें एक बच्चे की कि दूसरे बच्चे को लगे कि देखो हर बार ये तो इसकी बात दुनिया में बताते रहते, मेरी तो बताते नहीं। परिवार में अगर निकट हमसे कोई ज्यादा अच्छा है, हमें मनोमन उसको गुरु मान लेना चाहिए। उसको पता नहीं होना चाहिए कि आप उसको गुरु मानते हैं। अब उसको कहना चाहिए यार तुम बैडमिंटन बहुत बढ़िया खेलते हो, मेरी गलती क्या होती है मुझे सिखाओ, तो वो भी अपने आप को बड़ा नहीं मानेगा, वो कहेगा यार ये मेरे से सीखना चाहता है, वो अपने को बराबर ही मानेगा। नर्वसनेस तो ऑब्वियसली थी ही, पर साथ में बहुत उत्साहित भी फील हो रहा था, बहुत खुशी हो रही थी कि मैं मोदी जी से मिलने वाली हूँ। मतलब मुझे लगा नहीं था ऐसा मेरे साथ कभी होगा, पर जब हुआ तो बहुत ही खुशी हुई। अक्सर छात्रों को स्टेज में या फिर लोगों के सामने बात करने में तकलीफ होती है, इसमें आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आप हमें क्या सलाह देना चाहेंगे? तो आप अगर उनको सलाह देनी है तो क्या दोगे? हाँ, आइए मेरे पास, आगे आगे सब लोग आइए। अगर किसी को 1 2 3 में कहना है तो कैसा? आत्मविश्वास रखना चाहिए। हाँ, ये आत्मविश्वास जो है ना, उसमें 2 शब्द है। 2 शब्द कौन कौन से हैं? जिसका अपने आप पर विश्वास है उसको कभी डर नहीं लगता। आपको अपने पर विश्वास है क्या? अगर खुद पर विश्वास है तो आप हर चीज को पार कर सकते हैं। जिसको खुद पर विश्वास होता है करता क्या है? पूरी परिस्थिति का मनोमन अध्ययन करता है। आपने स्वामी विवेकानंद जी का ने एक चिट्ठी लिखी थी जब शिकागो में उनका भाषण हुआ, जो बहुत प्रसिद्ध भाषण है और विवेकानंद जी की बहुत तारीफ भी होती है। लेकिन उन्होंने अपने एक शिष्य को चिट्ठी लिखी, जब मुझे शिकागो में बोलना था मैं बहुत नर्वस हो गया कि दुनिया के इतने बड़े बड़े विद्वान, आयु में इतने बड़े बड़े लोग, इतने तपस्वी लोग, मैं क्या बोलूंगा। तो उन्होंने उसको लिखा मैं बहुत था, और फिर बोले मैंने मन में माँ सरस्वती को याद किया और माँ सरस्वती को मैंने कहा कि माँ मुझ में जितनी शक्ति है उसको जगा दो, जो कुछ मैं सीखा हूं वो एक साथ मेरे जुबा पे आ जाए। बोले मैंने ऐसी प्रार्थना की और मैं गया मंच पे, और जब मैंने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका ऐसा कहता ही 2 मिनट तक तालियां बजती रही। बस वो एक टर्निंग पॉइंट बन गया, विश्वास आ गया। नहीं नहीं नहीं, मैं सोचता था वैसा मैं नहीं हूं, मेरे भीतर तो कुछ है, आत्मविश्वास आ गया। तो हर एक के जीवन में आज कितने ही अच्छे वक्ता क्यों ना हो, कितने ही बड़ा अच्छे खिलाड़ी, आपने देखा होगा क्या सचिन तेंदुलकर कभी 0 से आउट नहीं हुए क्या? होता है तो वो सर पकड़ के बैठ गए क्या? इसका मतलब हुआ हम जो स्थिति है उसको ऑब्जर्व करें, सिचुएशन को एक बार अंदाज कर लेना चाहिए। ऐसा हुआ था, अब देखना आपको लगेगा हाँ अरे ठीक है मैं कर लूंगा। जो आत्मविश्वास शब्द है ना, उसको सच्चे अर्थ में जीवन में समझना चाहिए। आत्मा की बात, खुद की बात है, कोई ठीक नहीं करता है, हमें ही करना होता है। मैं आपके सामने गाना प्रस्तुत करना चाहूंगी। हाँ, गाना सुनाओगी? हाँ, डॉक्टर भूपेन हाजरिका का। अरे वाह, बताइए। दोस्तों का खोरे हपुन रहन हानि क्लांत लुई तरे हेंगुलिया पानी। वाह। हमारे गांव में हमारे घर के पास माईजान टी स्टेट है। वहाँ पर मेरी मामी 8 सालों से चाय पत्ती तोड़ने की काम देखती है। ओह, तो आप चाय बागान से है? यस। आप पढ़ती हैं अच्छी तरह?
माँ पढ़ाती है और चाय का भी काम करती है, तो क्या लाई हो? आपके लिए चाहिए तो मुझे चाय बनानी होगी, हैं? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी माँ को हमारा प्रणाम कह देना। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि टी गार्डन का लड़का होकर मैं प्रधानमंत्री जी से मिल पाऊंगा। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं प्रधानमंत्री जी से मिल पाया। इतना जनरेशन गैप होने के बाद भी जब वो हमारे बातों को समझते हैं, मतलब बहुत अच्छा लगा। आपने देखा कि कैसे एग्जाम की बात तो हुई ही, साथ ही लोकल संगीत, असम की चाय, वो भी परीक्षा पे चर्चा का यादगार हिस्सा बन गई। परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है। इन सभी चर्चाओं में स्थान अलग अलग थे, स्टूडेंट्स अलग अलग थे, अनुभव अलग थे, लेकिन हर चर्चा का उद्देश्य एक ही था, हर स्टूडेंट को सुनना, समझना और साथ मिलकर कुछ न कुछ सीखना। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण का दूसरा भाग आप सभी ने देखा किस तरीके से एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम छात्र छात्राओं को, विद्यार्थियों को सफलता का मंत्र देते नजर आए और उसमें कई ऐसी बड़ी बातें उन्होंने कही कि ना सिर्फ जो हमें पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, बल्कि इसके साथ साथ एक विशेषता जो है हमें उतना ही ध्यान खेलकूद का भी रखना चाहिए। जो हमारा शरीर है उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। योग करें और कैसे खासतौर से हम ध्यान केंद्रित कर सकते हैं पढ़ाई के लिए। महत्वपूर्ण ये कि हमारा जो लक्ष्य है उसको हम पहले से निर्धारित करें, सुनिश्चित करें और फिर उसके बाद उस दिशा में आगे बढ़ें। और अगर किसी से हमारी प्रतिस्पर्धा है तो वो खुद से ही है। हमें अपने आप को लगातार और बेहतर बनाना होगा और अभिभावक या कोई और अगर हमारी प्रतिस्पर्धा दूसरे से बताते हैं तो जो उनकी अच्छाई है उसको देखें, उससे सीखें और फिर बेहतर प्रयास यहाँ पर करें, जिससे और बेहतर हम आने वाले समय में भविष्य में कर सकें। तो अलग अलग हम कह सकते हैं जो मंत्र हैं वो देते हुए यहाँ नज़र आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और हमारे साथ प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी जी जो हैं निदेशक NCERT लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ख़ासतौर से ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि क्या कुछ खास बातें इस बार उन्होंने कही हैं और भी हमारे साथ जो संवाददाता हैं वो भी जुड़ेंगे। हमारी चर्चा आगे जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए।